बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में पेसा नियमावली लागू होने से केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि अधिसूचित क्षेत्रों को सामान्य प्रक्रिया के तहत मिलने लगेगी और राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित पेसा नियमावली 2025 में कुल 17 अध्याय है। नियमावली के पहले अध्याय में शब्दों को परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि अध्याय 2 में पारंपरिक ग्राम सभा और उनकी सीमाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया का उल्लेख भी किया गया है। नियमावली के तीसरे अध्याय में पारंपरिक ग्राम सभाओं की बैठकों की कार्यवाही, इसके साथ ही कोरम पूरा करने सहित अन्य प्रावधानों का उल्लेख किया गया। नियमावली के मुताबिक ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। तो झारखंड में पेसा की अधिसूचना देखिए जारी कर दी गई है और इसमें 15वें वित्त आयोग के तहत राशि मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के सरकार लगातार बैठकें भी कर रही थी। अनुसूचित क्षेत्रों को सहायता भी इसके जरिए मिलेगा। सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। पेसा नियमावली में कुल 17 अध्याय हैं जिसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि पहले अध्याय में शब्द है प्रभाषित। वहीं इसको लेकर के अब सियासत भी देखिए तेज हो गई है। जेबीएम ने सरकार को प्रतिबद्ध बताया और कहा कि जो संकल्प लिया वो पूरा किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कानून लागू करना जरूरी है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान स्वरूप में लाया गया ये कानून 1996 के मूल पेशा कानून की भावना के विपरीत है और इसे सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तैयार किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी कर देने से नहीं होता है, उसको लागू करना और हूबहू लागू करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा सरकार से कि वाकई में आपकी नीयत और नीति दोनों साफ है। तो पेशा कानून जो आपने नोटिफिकेशन किया है उसमें यदि कोई खामियां हैं तो उसको दुरुस्त करें और हूबहू पेशा कानून लागू करें। पेशा कानून हम लोगों का एक कमिटमेंट था और हम लोगों ने उसे लागू किया। माननीय हेमंत सोरेन जी की प्रतिबद्धता और उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगाया इस फैसले ने। तो अब विपक्षियों में अलग पेट दर्द देखने कि हमने पेशा कानून को कैबिनेट से भी पास किया और अब उसको धरातल पे भी उतार दिया। पेशा कानून के लागू होने से स्वाभाविक तौर पे ग्राम सभा मजबूत होगी। ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं और जब ग्राम सभा मजबूत होगी तो रूढ़िवादी परंपरा भी डेवलप करेगा और राज्य विकास के पथ पे भी आगे बढ़ेगा। चलिए बात अब निकाय चुनाव की करेंगे। तो देखिए, राज्य में निकाय चुनाव को लेकर के सियासत तेज हो गई है। 8 जनवरी को प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक आयोजित की जा रही है। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज कर दी। बीजेपी ने निकाय चुनाव को दलीय आधार और ईवीएम से चुनाव संपन्न कराने को लेकर के धरना प्रदर्शन करने की बात कह रही है। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी समय पर अपनी बातों को नहीं रखती है। जब वो सोकर जगती है तो अपनी बातों को रख करके कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकाय चुनाव को रोकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस मत के साथ कि यह चुनाव की तिथि अविलंब घोषित हो, चुनाव दलीय आधार पर हो और ईवीएम के माध्यम से हो, ताकि भ्रष्टाचार रहित एक अच्छे प्रशासन देने के लिए एक जवाबदेह नगर निगम के मेयर या फिर जो भी पदाधिकारी चुने जाते हैं उसको दलीय प्रतिबद्धता और दलीय जवाबदेही के साथ अंकुश रहे ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। साथ ही साथ ईवीएम से चुनाव होने से फ्री एंड फेयर चुनाव संपादित किया जा सके। इनका काम यही है, कभी कोर्ट में ले जा करके नगर निकाय के चुनाव को लटका देंगे, कभी कोई आरक्षण के नाम पे लटका देंगे। अब नया सी गुफा छेड़ा है कि पार्टी के नाम पे चुनाव लटकाना है, क्योंकि ये जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव में ये कहीं नहीं है और इसलिए ये चुनाव को टालने के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं।
खबर अब हजारीबाग से आ रही है, जहां के केरेडारी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने गुरुवार देर रात कोयले की ढुलाई के लिए बनी 2 किलोमीटर लंबी सड़क को बाउंड्री देकर के रोक दिया था, जिस कारण कोयला ढुलाई घंटों तक ठप रही। सड़कों के बीच ये अवरोध खड़ा कर देने से सैकड़ों वाहन की लंबी कतार लग गई, जिससे कि परियोजना को लाखों का नुकसान हुआ है और इसके अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मंत्री से कई देर तक वहां पर बातचीत हुई। वहां जो लोग मौजूद थे उन्हें कई देर तक वहां पे बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनने पर प्रशासन ने बाउंड्री तोड़ते हुए ट्रांसपोर्टिंग सड़क खाली कराई, जिसके बाद कोयला ढुलाई दोबारा शुरू हुई। पुलिस एकदम यहाँ पर लठैत बन के काम कर रही है। कोई कानून, कोई नियम नहीं, कुछ सारा चीज जो है सभी देखिए अभी हम लोग को उठाने के लिए, हाथ लगाने के लिए जा रही है। हुआ है वो मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। इस चलते हम बैठे हुए हैं, हो सकता है हमको गोली अभी मारा जाएगा या गाड़ी चढ़ा के पार किया जाएगा, और नहीं तो लास्ट में हम आत्महत्या करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसा है गाड़ी पार कर दिया गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। यही मेरा फाइनल डिसीजन है, क्योंकि संपत्ति तो चला गया मेरा। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही झारखंड में अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दे पर प्रदर्शन और आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जहां मनरेगा के प्रावधानों में बदलाव के बाद आंदोलन की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी भी जनवरी से पहले हफ्ते में ही निकाय चुनाव को लेकर के जोरदार प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। 5 जनवरी से शुरू होने वाला बीजेपी का आंदोलन 3 दिनों तक चलने वाला है। इधर कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस मनरेगा के प्रावधान में बदलाव को लेकर के आक्रामक दिख रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के आंदोलन को लेकर के तंज भी कसा है। क्या कुछ कहना है बीजेपी का, चलिए आपको सुनाते हैं। जो एक्ट में प्रावधान थे उसको कमजोर करने का काम किया, तो उसको लेकर हम जो मनरेगा मजदूर हैं उनके हक और अधिकार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग मनरेगा मजदूर के साथ हैं। भाई वो तो SIR को लेकर के तो कर ही रही थी ना। बिहार में सुपड़ा साफ हो गया ना, कांग्रेस 6 सीट पर आ गई। अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस पार्टी 100 साल से ज़्यादा पुराना पार्टी। अरे जब तक देश के अंदर पप्पू के हाथ में कमान रहेगी, कांग्रेस का यही हाल होगा, यही हश्र होगा। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक बने हैं हाई कोर्ट के नए जज। 8 जनवरी को रिटायर्ड होंगे वर्तमान मुख्य जज। 8 जनवरी को पद संभालेंगे जस्टिस महेश सोनक। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट के नए जज अब शरद चंद्र सोनक बन चुके हैं। 8 जनवरी को रिटायर्ड होंगे वर्तमान मुख्य जज। 8 जनवरी को पद संभालेंगे जस्टिस महेश सोनक। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, शरद चंद्र सोनक बने हैं हाई कोर्ट के नए जज। और खबर अब पाकुड़ से है, जहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकरहटी पश्चिम गांव में जारी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। गांव से सटे खेत में बमबाजी की गई, जिससे कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को गांव में पिकनिक के दौरान किसी बात को लेकर के 2 पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। पंचायती कर विवाद सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। इसके बाद शुक्रवार को दोपहर बाद खेत में अचानक से बमबाजी की गई, जिससे कि लोग सहम गए। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में अब तब्दील कर दिया है। बमबारी के बाद दोनों गुटों के लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसी बीच देखिए गुमला से भी बड़ी खबर आ रही है। महिला चालक के ऑटो में आग लगाई गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, घटना में ऑटो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। 3 दिन पहले ऑटो से हुई थी चोरी। अज्ञात अपराधियों ने ऑटो को फूंक दिया।
दल बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गुमला से बता रहे हैं। पुग्गू बड़का टोली गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। महिला चालक के ऑटो में आग लगाई गई। घटना में ऑटो पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गई। 3 दिन पहले ऑटो की चोरी हुई थी और अज्ञात अपराधियों ने ऑटो को फूंक दिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त गुमला से। और चाईबासा से इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है। जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एक बच्चे को कुचल करके मार डाला है हाथी ने। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सैतवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। बड़ी खबर बता रहे हैं। हाथियों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। एक बच्चे की कुचल करके मौत हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार ग्रामीण वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और हाथियों को वहां से भगाया जाए। एक बच्चे को हाथियों ने कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हजारीबाग में डीजे पर फरमाइशी गीत नहीं बजाने पर बढ़े विवाद में युवक की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। वारदात के 12 घंटे से अधिक बीत गए हैं। लोग सड़क पर उतर गए हैं। इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हत्यारों का सुराग नहीं मिल सका। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हजारीबाग में हत्या से हाहाकार। फरमाइशी गाना नहीं बजाने पर बवाल। धारदार हथियार से युवक की हत्या। सड़क पर उतरे लोग, आरोपी फरार। बड़ा सवाल, कब पकड़े जाएंगे हत्यारे। हजारीबाग का इंद्रपुरी चौक इलाका। यहां रात के समय में डीजे की धुन पर फरमाइशी गाना नहीं बजाना सूरज के लिए भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि डीजे बजाकर कुछ युवक डांस कर रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में पहुंचे कुछ युवक ने विशेष गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई। सूरज का सिर फट गया। इलाज के बाद लौटने के दौरान आरोपियों ने फिर हमला बोल दिया और सूरज की जान ले ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बोला हम लोग को नाचने दो, ये गाना बजा दो, तो हम लोग उसको भगा दिए। उसके बाद वो लड़का लेकर आया, एक छोटू भैया का मार के सर फाड़ दिया। वो उसको यहाँ ले आए सदर, स्टिच करवाए। स्टिच करवाने के बाद वापस जा रहे थे घर, तो बोले कि रुको यहाँ पे 1 बोतल पानी ले लो पीने के लिए। वैसे उन लोग आया गाड़ी से, 7-8 लड़का तलवार ले लेता, फरसा ले लेता और सबको मार दिया। मेरे घर पास तोड़ फोड़ किया। गाड़ी आदमी नहीं मिला तो गाड़ी उड़ी तोड़ा उड़ा। उसके बाद इंद्रपुरी में पता चला उन लोगों को, इंद्रपुरी में वो लोग है ट्रीटमेंट करा के लोग जा रहा था, तो इंद्रपुरी में वो लोग अटैक करके इंद्रपुरी में जान से मार दिया मेरा भतीजा। सूरज की हत्या से नाराज लोगों ने इंद्रपुरी इलाके पर सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि 12 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। पहचानते हैं, एक मंडई का है सोनू कुमार और एक नूरा का है रोहित यादव। बस हम लोग को न्याय मिले। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन में आए और उस मर्डर कर्ता को पकड़े। उसके साथ कौन कौन था उसको अपने स्तर से छानबीन करके देखे। पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी नशेड़ियों की करतूत पर लगाम नहीं लग सकी है। डीजे पर अपनी पसंद का गाना नहीं बजाने पर पहले हमला और फिर हत्या बताने के लिए काफी है कि खाकी का खौफ अपराधियों में खत्म हो रहा है। जरूरत है आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई की, ताकि ये मामला नजीर बन सके और दूसरों को भी सबक मिले। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो झारखंड में ठंड को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। बर्फीली हवाओं के कारण राजधानी रांची समेत पलामू, कोल्हान और उत्तरी झारखंड के कई जिलों में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए कोहरे को लेकर के भी येलो अलर्ट जारी किया है और साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड में बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 4 दिनों तक
पूरे झारखंड प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। गुमला में सबसे कम डिग्री 4.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रांची शहर के अंदर कांके का भी तापमान में गिरावट आई है। लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने लगातार येलो अलर्ट जारी कर रहा है। हालांकि आगामी 4 दिनों के बाद थोड़ी सी राहत जरूर महसूस होगी लोगों को, लेकिन कहीं न कहीं इसका प्रभाव आगामी 4 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके कारण लोग घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और इसका प्रभाव साफ तौर पर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। आवागमन प्रभावित हो रहे हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग का साफ तौर पर कहना है कि लोग घरों से निकलें तो सतर्क होकर के निकलें। रांची से निरंजन सिंह। खबर रामगढ़ से है, जहां उत्तरी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं के कारण रामगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। सुबह से कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर दिख रहा है। शीतलहर और कनकनी के कारण टहलने वाले लोगों की भी संख्या अब कम हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने की आशंका जताई है और लोगों से विशेष तौर पर सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों से आ रहे सर्द बर्फीली हवाओं के कारण रामगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देख सकते हैं कोहरे के कारण गाड़ियों के रफ्तार पर असर देखा जा रहा है। आज सुबह में काफ़ी कम संख्या में मॉर्निंग वॉकर जो है घूमने के लिए निकले हैं। देख सकते हैं ये 4 लेन है जो रामगढ़ से रांची की ओर जाती है और इसमें अभी सुबह में काफ़ी कम संख्या में गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही है और इसका असर कहीं न कहीं जनजीवन पर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। ऐसे में लोगों को विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ाके की ठंड के कारण जो है जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है, कैसा ठंड है? देवा महतो। ठंड तो बहुत है। ठंड बहुत है? हाँ बहुत है। कल के मुकाबले ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। कल से ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ। तो बच के रहना है, इसमें बच के रहना है, ठंडा बच के रहना है ना। हाँ। तो देख सकते हैं ये अभी मिले हैं, इनका कहना है कि कल से आज ठंड यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसे में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देखिए, झारखंड में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुमला का मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शीतलहर बढ़ने से जिले का जो पारा है वो और गिरेगा, ठंड भी बढ़ेगी। झारखंड में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके साथ गुमला में भी आपको बता दें जो मौसम है पल पल बदल रहा है। लगातार कल से जिले में शीतलहरी की भी मौसम विभाग के द्वारा में संभावना जताई गई है, जिसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो और भी जो गुमला जिला में जो ठंड है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि कोहरा सुबह होते ही कोहरा देखने को मिलता है। विभाग के द्वारा भी लगातार लोगों के बीच में अलर्ट जारी किया गया है और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। गर्म कपड़े पहन कर ही घर से बाहर निकलने की आम लोगों से मौसम विभाग के द्वारा अपील की जा रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालात बदहाल है। एम्बुलेंस सेवा जो मरीजों की जान बचाने का सबसे बड़ा सहारा है, खुद बीमार पड़ी है। सरायकेला में कई जगह एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है तो कहीं तकनीकी खराबी से मरीजों की जान पर बनाती है। वहीं राजधानी रांची में अस्पताल में मौत के बाद भी इलाज के नाम पर पैसे ऐंठने के आरोप में व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का वादा तो किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के सारे दावे फेल, मरीज की जान से हो रहा खिलवाड़, स्वास्थ्य विभाग की इमरजेंसी सेवा बीमार। सरायकेला में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है।
इमरजेंसी सेवा की रीढ़ मानी जाने वाले 108 एम्बुलेंस व्यवस्था की बदहाली ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला मुख्यालय प्रखंड क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस खराब हो जाने के बाद दूसरी 108 एम्बुलेंस को उसे खींचकर अस्पताल तक ले जाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक 108 एम्बुलेंस मरीज लाने के लिए काला डुंगरी की ओर गई थी। मरीज को एम्बुलेंस में बिठाने के बाद वो स्टार्ट नहीं हो सका। इसके बाद तत्काल दूसरे 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और मरीज के साथ साथ खराब पड़ी एम्बुलेंस को खींचते हुए अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना ने जिले की एम्बुलेंस सेवा की जमीनी सच्चाई उजागर कर दी है। इमरजेंसी में मरीज की जान बचाने के लिए जिस सेवा पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वही सेवा खुद बीमार नजर आई। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 108 का गाड़ी है, खींच के 108 का गाड़ी ले जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर राजधानी रांची में भी देखने को मिली, जहां रांची में हरमू के बर्लिन अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई। मौत के 3 दिन बाद भी पैसा ऐंठने का आरोप लगाया। बुखार से लान करके बोला सही से आपको इलाज करवाएंगे, गारंटी दे रहे हैं। इलाज करवा दिया, पेशेंट हमारा सही सलामत था। आप कहाँ ले जाना चाहते थे जो कुछ? हम जा रहे थे रिम्स में, तो यहाँ लेते आए? हाँ, कोई फोन कर दिया, वहाँ बीच में रास्ता में RK सिंह है, कौन चला गया वहाँ ऑपरेशन कर रहा है। उस समय हमारा पेशेंट बोल रहा है कि माथा मत छोड़िए, हमको खराब लगेगा, हम पागल नहीं है। अब जबरदस्ती उसको गाला रहता गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अगर मरीज को कोई यहाँ तक रूट करके लाया है तो वो उसका कॉल होगा। हमारे अस्पताल में मरीज आया, उसका जो कंडीशन था उसके हिसाब से उसको भर्ती किया गया और उसका इलाज किया गया। मरीज को पहले ही बता दिया गया था कि मरीज आपका सीरियस है, ब्रेन का ऑपरेशन होना है, वेंट्रिकल ब्लीड है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन मरीज का स्वास्थ्य सुधार नहीं हो रहा था। कल भी इनका सेंट्रल लाइन लगा है, उस समय ये बताया गया है कि सेंट्रल लाइन लग रहा है, मरीज की स्थिति सुधार में नहीं है, 50% सैचुरेशन है, मरीज कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ये तस्वीरें मंत्री इरफान अंसारी के उन दावों पर सवाल उठाती है जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि अब प्राइवेट अस्पताल शव को रोककर नहीं रख सकेंगे। कहीं एम्बुलेंस खुद बीमार है तो कहीं अस्पताल में गरीबों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर मरीज जाएं तो जाएं कहां? न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त